जो जरासीम है जो कि टैंकियों में पैदा होता है, मतलब पनपता है, वो जहाँ पर नीम गर्म पानी होता है। जी। तो उससे जब आप नहाते हैं, जब आप नहाएंगे, जब आप अपना मुंह धोएंगे, तो वो पानी जब नाक में जाता है तो वो जो है वो ब्रेन में चला जाता है और वो बल्कि डेथ उससे हो जाती है। लाहौर में अगर हम ये देखें तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उसने किसी हद तक तरक्की की है। कराची में इस चीज़ की हमें कमी महसूस होती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूँ आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, जिन जिन अहबाब ने अभी तक हमारा ह्यूमन राइट्स पीके को सब्सक्राइब नहीं किया, वो ह्यूमन राइट्स को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाकर ह्यूमन राइट्स की स्ट्रगल में हमारे साथ शामिल हो जाएं, क्योंकि ये जो स्ट्रगल है, ये जो जद्दोजहद है, ये आपकी जद्दोजहद है, ये आपके हकूक़ की जद्दोजहद है। आज हमने हमारे दोस्त अम्मार यासिर एडवोकेट साहब कराची चैप्टर से तशरीफ़ लाए हैं, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। उनसे बातचीत करेंगे। अम्मार यासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, कराची हम सब जानते हैं कि एक वक्त था जो रोशनियों का शहर जिसे हम कहा करते थे। फिर ये रोशनियों का शहर जो है वो उसकी रोशनी मांद पड़ गई और मदम होती होती फिर हमने देखा तो बहुत सारे मसाइल का शिकार हो गए। उसी मसाइल पर बात करेंगे आज यासिर साहब। आज ये फरमाइए कि कराची से लाहौर तशरीफ़ लाएं तो आप कोई डिफरेंस फील कर रहे हैं कराची और लाहौर? देखिए, बात ये है कि जैसे कि आपने अभी बातचीत शुरू की तो मैं उसमें डिफरेंस तो ये है कि ज़ाहिर सी बात है कि बड़े शहरों का कल्चर एक जैसा है। मैंने समझता हूँ कि चूँकि आप भी एक वकील हैं, मैं भी एक वकील हूँ, तो बुनियादी तौर पे अगर हम प्रोफेशन के हवाले से देखें तो देयर इज़ नो बिग डिफरेंस, एक ही जैसे लोग हैं। बाकी जो है वो शहर का जो बुनियादी ढांचा है, शहर की जो बुनियादी बोलचाल है, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अब तो जो है वो लाहौर में भी उर्दू बोली जाती है और कराची में तो बोली ही उर्दू जाती है। बाकी ये है कि लाहौर में अगर हम ये देखें तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उसने किसी हद तक तरक्की की है। कराची में इस चीज़ की हमें कमी महसूस होती है। अच्छा, ये फरमाइए, मसाइल तो बहुत सारे हैं जी। पाकिस्तान के अंदर किसी भी शहर के ले लें, बेरोज़गारी का मसला है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है और इकॉनमी की जो सूरत हाल है। कराची में जो बड़े बड़े मसाइल हमें सुनने को मिलते हैं लाहौर में रहते हुए, या जिनकी आवाज़ हम तक पहुंचती है, उसमें पानी का मसला है, उसमें पानी का बहुत ज़्यादा मसला है। तो पानी के मसले पे आप, ये मसले की वजह क्या है आखिर? पानी जो है ये वो सोर्स है या जिसे नेचर ने क्रिएट किया ना, मतलब जैसे रोशनी है, जैसे पानी है, जैसे हवा है, ये कुदरत की दी हुई चीज़ें हैं, तो ये भी नहीं वहाँ पे मिलती लोगों को। देखिए, इस पर मैं यूँ कहूँगा कि मेरा बचपन का जो बड़ा हिस्सा है वो लाहौर में बीता, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली अब मैं एक अरसे से कराची में रह रहा हूँ, तो कराची मेरा शहर है। एक वक्त वो था कि लाहौर में जो है हमें पानी के कोई दिक्कत नहीं आती थी। अब यहाँ पर भी जो है वो पानी जो है उसके औकात मुकर्रर हैं। कराची के अंदर जो है वो पानी का मामला ये है कि कराची की जो ज़मीन है, अगर वहाँ से पानी हासिल किया जाए तो वहाँ पर खारा पानी आएगा समुंदर का, तो डेफिनेटली जो है वो मतलब नदियों का जो पानी होता है उसी को जो है वो मतलब निथारा जाता है या उसको प्रोसेस से गुजारा जाता है, वो पानी मुहैया किया जाता है। अब गवर्नमेंट के इसके लिए दो जो है वो बुनियादी तरीक़ाकार हैं। पहला तरीक़ाकार ये है कि पाइपों के ज़रिए पानी सप्लाई किया जाए, दूसरा तरीक़ाकार है टैंकरों के ज़रिए पानी सप्लाई किया जाए। जो पाइपों के लिए ज़रिए पानी जो सरकार मुहैया करती है वो बाज़ अपार्टमेंट्स में या आबादी के बाज़ हिस्सों में पहुँच ही नहीं पाता, क्योंकि उनके ड्यू अदा नहीं है। ड्यू इसलिए अदा नहीं है कि उनको पानी ना मिला, और फिर करप्शन हमारे मुल्क में है। जो टैंकर माफिया है, जो दूसरे सूरत में पानी जो मुहैया करता है, वो टैंकर माफिया है, जो कि जो है कीमतों के तयन के हवाले से लोगों को ब्लैकमेल करता है, अपार्टमेंट्स को ब्लैकमेल करता है, हड़ताल करता है। तो कराची में मतलब पानी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके लिए जो है वो मैं समझता हूँ कि दुनिया भर ने जो है वो समुद्र के पानी को ट्रीटमेंट प्लांट लगा के जो है उससे पानी को मतलब हमारे यहाँ कोई नहीं, कोई एक भी ट्रीटमेंट प्लांट मेरे ख्याल में शायद DHA में कहीं लगाया गया था, वो थोड़ा सा चला और उसके बाद खामोश है। वो भी खामोश? हाँ जी। मतलब ये इतना बड़ा मसला है, पानी बुनियादी ज़रूरत है जी। पानी के बगैर ज़िंदगी नहीं है। नहीं, और पानी का मसला ये अगर हल नहीं होता तो ये इसका तो मतलब ये है कि कराची कितनी बड़ी आबादी का शहर है। कराची एक जो है
कराची जो है वो एक बहुत बड़ा शहर है जो है 2 करोड़ के लगभग है उसकी आबादी। यानी अगर आप कराची से सफ़र शुरू करें तो वो आपको हैदराबाद तक कोई जंगल या कोई खामोशी नज़र नहीं आएगी अगर आप बाई रोड सफ़र करें। और ये मसला जो पानी का है ये पूरे कराची से हैदराबाद तक पूरे कवर 2 करोड़ इंसानों का। आई थिंक सो कि मतलब कराची में ये बुनियादी मसला है। हैदराबाद में किसी हद तक कम होगा क्योंकि वहाँ पर बाहर ज़मीन से भी जो है वो पानी निकाला जा सकता है, निकालते होंगे। टैंकर माफिया का किस तरह तोड़ किया जा सकता है? टैंकर माफिया का तोड़ सिर्फ एक ही है। वैसे तो पाकिस्तान में हर तरफ माफिया है। बिल्कुल। तो ये टैंकर माफिया का जो है वो सिर्फ एक ही हल है, वो ये है कि गवर्नमेंट जो पाइप के जरिए पानी सप्लाई करती है उसको जो है वो मतलब एक बाकायदा बनाए, उसको जो है वो हद्दुल इम्कान जो है उसके ऊपर निगरानी हो जगह जगह पर, जगह के रास्ते से ना चोरी हो, और उसको जो है वो मुहैया किया जाए। अगर उसको जब वो मुहैया किया जाएगा तो लाजमी जो है टैंकर माफिया का जोर कमज़ोर पड़ेगा। तो उसको अगर वो आगे लेके जाएंगे और उसके ऊपर एक बड़ा विजिलेंट अमला हो जो देखता रहे और जो है जो बिलों की वसूली जो है उसको लिया जाए। मैं समझता हूँ कि जो पाइप के जरिए पानी है उसके ऊपर जो है वाटर एंड सप्लाई जो बोर्ड है उसको थोड़ा सा एक अपने रवैये पे नज़रसानी करनी होगी, और जो साबका बिल है उसमें नरमी इनको बरतनी होगी, क्योंकि वो बात इसलिए वहाँ तक पाइप नहीं बचाते कि जिन्होंने हमें बिल नहीं दिए, वो बिल क्यों दें जब उनको जो है पानी मुहैया नहीं हो रहा। एक बुनियादी मामला, बिल वसूल किए जाते हैं, पानी नहीं मिलता। चोरी भी हो जाता है, चोरी होता है रास्ते में, चोरी मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रास्ते के अंदर। तो आपने रोका नहीं है? रोका क्या, मैं तो गुजर रहा हूँ और मैंने देखा पाइप टूटा हुआ है, पानी मुसलसल बह रहा है, जहाँ पर लोग आके इलाके के लोगों ने बताया गुजरते, मैंने पूछा कि क्यों पानी ज़ाया हो रहा है, तो उन्होंने कहा अभी मैं जब आया हूँ कराची से लाहौर बाई रोड मैंने ये देखा, तो उन्होंने कहा जी यहाँ पर लोग आके नहाते हैं। अब वो तो 2 घंटे नहा के चले गए, उसके बाद पानी मुसलसल। अच्छा, जो पीने वाला पानी है, नहाने वाला, वो मतलब वही पानी नहाने के लिए भी इस्तेमाल होता है? देखिए 2 तरह का पानी है। ये जो पानी जो मैं पाइप के जरिए कह रहा हूँ ये पीने वाला भी हो सकता है और नहाने वाला भी हो सकता है। यानी पीने वाला यूँ है कि वो अच्छा पानी है, उसको आप बॉयल कर लें। अब कराची में जो टैंकर के जरिए पानी मुहैया हो रहा है वो भी 2 तरह का है, एक बड़ी आला क्वालिटी का और एक जिसमें जो है ना वो आपको नजर आएगा कि मतलब इसमें रेत है, इसमें मिट्टी है। उसके फिर और बड़े मसाइल हैं कि आपके जो घर में सेहत के मसाइल भी इससे जन्म लेते होंगे। डेफिनेटली जन्म लेते हैं। पानी, साफ पानी नहीं मिलता जो। सर मैं उसमें आपको अर्ज करूँ कि उसमें सेहत का प्रॉब्लम इसलिए है कि कराची में जो मुझे उस जो जरासीम है अमीबा जिसे कहते हैं, उसका मुझे स्पेसिफिक नेम नहीं आ रहा, जो कि टैंकियों में पैदा होता है, मतलब पनपता है वो, जहाँ पर नीम गर्म पानी होता है। तो उससे जब आप नहाते हैं, जब आप नहाएंगे, जब आप अपना मुंह धोएंगे तो वो पानी जब नाक में जाता है तो वो जो है वो ब्रेन में चला जाता है और वो बल्कि डेथ उससे हो जाती है। तो डेथ मतलब व्हेन इट एंटर्ड इन योर ब्रेन देन इट मीन देयर इज नथिंग, देयर इज ओनली डेथ। एग्जैक्टली, वो काटता है। अच्छा ये बताइए कि जहाँ पानी का मसला है वहाँ पे जो निकास है, आप ये निकास का मसला जो है जिसे आप सैनिटेशन कह सकते हैं, तो ये भी बहुत सुनने में आया है, खुसूसन उन गंजानबाद इलाकों में, लियारी है, इस तरह के जो कट्टी पहाड़ी है और ये जो एरिया मैं जो है ना वो इस पे मतलब ये थोड़ा सा तफसील डालने से पहले सिर्फ 2 लाइनों में एक चीज़ बता दूंगा। तो ये बताना चाहूँगा कि आपसे भी, आपकी नज़र से भी ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा कि एक वक्त था 1960s के अंदर कि 3 दोस्त थे जिनमें एक पाकिस्तानी था, एक फ्रेंच था और एक जो है अमेरिकन था, और वो मतलब जो है ना वो फॉरेन ऑफिस से वो मुतल्लिक थे, एंड देवर वो ये तय कर रहे थे कि उनको कहाँ रहना है रिटायरमेंट के बाद। तो वो जो पाकिस्तानी था वो तो खुद ही नेचुरली पाकिस्तानी था ही, तो जो 2 अफराद थे दे वर थिंकिंग कि जी वो रिटायरमेंट के बाद कराची रहेंगे मुस्तकिल तौर पर। क्यों रहेंगे, मौसम अच्छा है, क्यों रहेंगे, यहाँ पर सारे लोग मुख्तलिफ मज़हब के लोग मिलजुल के रहते हैं, मुख्तलिफ कौमियतों के लोग मिलजुल के रहते हैं, मौसम मॉडरेट है, सड़कें जो है चौड़ी हैं, ठीक है। अब ये भी बहस उनके दरमियान में हुई कि मतलब 40-50 साल के बाद कौन सा बड़ा शहर होगा, वाशिंगटन जो है वो फ्रांस का शहर जो है वो पेरिस, और या कराची। तो जब ये डिस्कशन हो रही है तो इसका मतलब ये कि कराची के अंदर सारे वो स्टैंडर्ड्स थे जो होने चाहिए थे, मगर अब ऐसा नहीं है। कराची का दूसरा सबसे बड़ा मसला जो है वो आपका सीवरेज का मामला है। आपको जगह जगह पर गटर उबलते हुए नजर आएंगे। वैसे तो पूरे पाकिस्तान के ये मामले हमें नजर आते हैं, लेकिन कराची में आपको चप्पे चप्पे पे, आपने तो लियारी की बात की, मैं आपको क्लिफ्टन के पोश एरिया में बता सकता हूँ कि जहाँ पर वहाँ भी मसाइल, ये अफीम से गटर के ढक्कन उठाते हैं और जो है गटर में जो है वो जो कूड़ा करकट साफ करने वाले हैं उसमें कूड़ा करकट डालते हैं। चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैं जिस जगह पे रहता हूँ उसके साथ मुतसल है GOR,
वहाँ भी इसी तरह वहाँ पर जजेस रह रहे हैं, वहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स रह रहे हैं, वहाँ पर बड़े पुलिस वहाँ भी कार्रवाई इस तरह की नहीं होती। बट गटर खुले हुए हैं। आप कभी आएंगे कराची चैप्टर में, मैं आपको दिखाऊंगा। हमने पानी के मसाइल पे भी बात की, हमने निकासियात के मसले पे भी बात की। तो आखिर ये जो हुकूमत है मतलब वो क्यों इसको हल नहीं कर पा रही? और ये भी बताइए कि हमें ये भी सुनने में डिस्कशन मिलती है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली कराची को सेपरेट किया जाना चाहिए उस तरह इंटीरियर सिंध से, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो सके। ये क्या पॉसिबल है कि बेहतर हो जाएगी, या ये जो मसाइल हैं ये फिर कैसे हल होंगे? देखिए, इसके ऊपर जो है वो अगर हम ये देखें, क्या में पाकिस्तान के बाद हमारे हमसाया मुल्क जो इंडिया है उसने अपने बहुत सारे जो है अपनी टेरिटरी के अंदर छोटी छोटी रियासतें उसने तख्लीक की उसने, और उसमें जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर चीज़ें बेहतर हो जाएं, और दूसरा जो है उनकी कोशिश थी उस वक्त का उनकी जो भी हुकूमत थी कि लोगों के दरमियान में जो एक जो जुग्राफियाई हवाले से जो कोई अगर इख्तलाफ है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। हमें भारत के अंदर नागालैंड या इस तरह के मामलात में तो कहीं मामलात इख्तलाफ नज़र आता है, लेकिन अदरवाइज़ हमें सूबाई या इलाकाई बुनियादों पर यूँ बड़ा इख्तलाफ नज़र नहीं आता। मेरी अपनी भी थिंकिंग ये है कि जो है वो पाकिस्तान में सिंध समेत जो है वो, हाँ जी बिल्कुल, इंतज़ामी बुनियादों के ऊपर जो है वो मतलब डिवीज़न होनी चाहिए, और जहाँ जहाँ जो है अगर फ़र्ज़ के एक सूबे से मुख्तलिफ छोटे छोटे सूबे बनाए जा सकते हैं, जैसे सराइकी सूबा वो बनाया जाना चाहिए, उसमें कोई कबाहत नहीं है। ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि कराची को भी इंतज़ामी हवाले से अलहदा किया जाना चाहिए, हैदराबाद को भी, या कराची या हैदराबाद को इंतज़ामी हवाले से सिंध से मतलब एक सेपरेट शख्सियत दे देनी चाहिए। अलहदगी का लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं करते। बाकी रह गया दूसरा बड़ा पोर्शन ऑफ द सिंध, तो मैं समझता हूँ उसमें भी 2 हिस्से कर देने चाहिए। हम बिल्कुल उसके लिए अलहदगी का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें। इंतज़ामी, हम तो कहते हैं इंतज़ामी मशीनरी की बुनियाद के ऊपर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लिसानियत की बुनियाद के ऊपर नहीं। मतलब वी आर वन नेशन। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें 8 डिवीज़न है पंजाब में, और उसकी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए और सेल्फ गवर्नमेंट का सही सिस्टम लाने के लिए अगर हम वहाँ पे अगर 8 डिवीज़न के 8 यूनिट बन जाए, अब एक जिसने साउथ से पंजाब से फॉर एग्जाम्पल किसी को मसला है उसको लाहौर आना पड़ता है मतलब चीफ मिनिस्टर के पास, तो वहाँ पे जब उनकी लोकल गवर्नमेंट का तस्वर ही ये है कि जो है वो लोकली एम्पावर्ड हो गवर्नमेंट जो है, तो इस बुनियाद के ऊपर वो अगर होता है इंतज़ामी बुनियादों की बुनियाद के ऊपर, तो फिर ये मामला जो है बहुत बेहतर हो जाए। अच्छा, बहुत ज़्यादा शोरगुल हमें सेंसस के ऊपर भी नज़र आया, जो मरदमशुमारी है। बड़े शहर के बड़े मसाइल तो होते हैं, तो ये मरदमशुमारी का जो मसला है ये क्या है इस हवाले से? देखिए, मरदमशुमारी का जो मसला है शायद वो उतनी बड़ी मतलब फैक्ट तो है ये, लेकिन ये शायद बहुत बड़ी अहमियत अख्तियार ना करता अगर कराची और बाकी सिंध की जो आबादी है उसमें लसानी डिफरेंस ना होता। मसलन बहरहाल ये एक फैक्ट है कि कराची और हैदराबाद में उर्दू बोलने वाले लोग रह रहे हैं, बाकी सिंध के अंदर जो है वो ज़्यादा सिंधी ज़बान बोली जाती है, ठीक है ना, या सिंधी ज़बान में थोड़ी सी जो है वो बलोची भी आमेजिश हो जाती है, मगर सिंधी है बुनियादी तौर पर। तो एक तो ये फ़र्क है। दूसरा ये कि जो है आबादी के लिहाज से बहरहाल एक प्रपोर्शनेट जो है वो डिज़ाइन किया जाना चाहिए, ताकि लोगों के रोज़गार और तालीम और दाखिले के हवाले से जो है या जो दीगर इंतज़ामी मामलात हैं वो किसी न किसी हद तक हल हो। अब अगर फ़र्ज़ किया कि उसके अंदर जो है जब ये किया गया, मरदमशुमारी की गई, और उसके अंदर अगर जो है वो जैसे कि कहा जाता है, जैसे कि आवाज़ उठाई जाती है कि जी उसमें कहीं ना कहीं घपला है, तो उसको रिमूव होना चाहिए, उसको हल होना चाहिए। और ये उसी सूरत में हो सकता है जब ये जो हमारे मुतल्लिका इदारे हैं इसको सही मानों में इस बात को आगे लेके जाएं। घपले की बात की, घपले तो बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। कराची में ये भी शिकायत सुनने को मिलती है कि चाइना कटिंग जो है वो, ये जो चाइना कटिंग है ये क्या है? हमारा मतलब है ये कराची में ही हमें बहुत ज़्यादा सुनने को देखने को मिलती है। ये को गैर कानूनी तौर पे स्टेट लैंड को एक्वायर पकड़ लेते हैं, उसके कब्जा कर लेते हैं। देखिए, इसके अंदर तो उसकी तो मुझे ये इतना पाकिज़ा लफ्ज़ इस मामले पे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी बिस्मिल्लाह तो खुद हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट आप अंदाज़ा करें कि मेरे पास एक केस है जिसके अंदर जो है वो मलीर के अंदर जो है वो एक कॉलेज है, जिस कॉलेज के ऊपर सरकारी कॉलेज है, उस सरकारी कॉलेज की एक बहुत बड़ी जो उसका हिस्सा है
उसके ऊपर एक लैंड माफिया के बैठा हुआ है। लैंड माफिया बैठा अब जी बात ये है, लैंड वालों से मिलके। जी हाँ, डिस्प्लेस पर्सन का जो एक्ट था उसके तहत जो है वो ट्रस्ट की ज़मीन थी हिंदुओं की, वो जो है यहाँ की जो एक फलाही तंजीम थी उसको मिली, और जो है वो 1973 के अंदर उसको कुम्या लिया गया। अच्छा, ये बात भी बहुत ज़्यादा है कराची के अंदर, और इसी बिना के ऊपर हमने देखा कि गुज्जर नाला के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जो लोग आबाद थे, उनके पास रजिस्ट्रियाँ भी थी, उनके पास महकमे के कागजात भी थे, तो उसके बावजूद उसको गिराने का हुक्म दे दिया गया और डिस्प्लेसमेंट्स हुई। उसकी बुनियादी वजह ये है, आपका कराची में जो आइसलैंड्स हैं उसके ऊपर जो है वो अगर फ़र्ज़ के कदीम वक्तों से लोग रह रहे हैं, उनका तो हक है कि उनको जो है वो कच्ची आबादी का जो भी ऑर्डिनेंस है या लॉ है उसके तहत जो है वो उनको मतलब उन्होंने असनाद दे दी। मगर ये जो जैसे जो है आप बता रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं और जैसा कि फैक्ट है कि नाले के किनारे या रेलवे की जो ज़मीन थी या इवन रेलवे लाइन के ऊपर ये जो अभी, तो फिर सजा तो उनको दी जानी चाहिए ना जिन्होंने मौका दिया। उनका क्या कसूर है शहरियों का जो वहाँ पे बैठे हैं अपने मकान बनाकर, उनको तो नहीं करना चाहिए। तक मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर मैंने तो इसीलिए कहा कि बिस्मिल्लाह जो है रेवेन्यू वालों ने की, महकमा माल जिम्मेदार। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट्स का बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर, तो हमें मिलता ही है, तो कराची के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट के इशू हमें मिलते हैं, तो ये जो है इसको कैसे हल किया जा सकता है? आप डिस्प्लेसमेंट से मुराद ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल गोट में कोई आबाद है, बैठा है, जनरेशन से बैठा है, और वहाँ पे फिर एक दिन आते हैं, वो कहते हैं आप उठें। अभी जैसे रियाज साहब का जो बहरिया टाउन है, इस हवाले से बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट्स हो रही हैं, तो कोई उनको रोकने वाला नहीं है। इसमें रोकने वाले की बात, इसमें एक बड़ी अजीब बात है, ये लैंड माफिया भी। यस बिल्कुल, मैं आगे ये कहना चाहता था। देखें, जो कदीम ज़मानों से बैठे हैं उनकी तो फैक्ट है, ठीक है, वो तो ज़मीन जो है वो फ़र्ज़ किया कि अगर किसी की निजी है या मौरूसी है तो उसका तो मामला ये है कि वो बिकेगी। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है कि लैंड माफिया जो है वो 2-3 तरीके अपना रहा है। नंबर एक तो ये कि वो खुद जो है वो देहातियों को जो है ला के बिठा देता है, खेमे बना देता है उनकी कि जनाब ये यहाँ पर रह रहे हैं। और हम उनकी बात कर रहे हैं जो देखें सेंचुरी से बैठे हैं वहाँ पे, अगर वो डिस्प्लेसमेंट तो गलत है, उनकी गलत है डिस्प्लेसमेंट। बहुत शुक्रिया हमारे यासिर एडवोकेट साहब, आपने वक्त दिया। ह्यूमन राइट्स सोसाइटी पीके में आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। हमने बात की कराची के इशू के ऊपर, बहुत सारे मसाइल हैं, हमने मसाइल मिल के हल करने हैं, हमने खुद ये तोगदो करनी है। डिस्प्लेसमेंट्स का इशू है, पानी का इशू है, हमने आवाज़ उठानी है इन इश्यूज़ के ऊपर। हम जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे हमारी आवाज़ नहीं सुनेगा। आप भी ह्यूमन राइट्स की आवाज़ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें और ह्यूमन राइट्स की स्ट्रगल में हमारे साथ शामिल हो जाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी आपकी है, पाकिस्तानी अवाम की है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।